नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना स्पीकर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा टॉप में। तो भैया भौतिक विज्ञान में सरलरेखा में गति चल रहा था। आज लेक्चर नंबर 4। इस चैप्टर में देखो हम क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने विराम और गति जाना, फिर हमने चर्चा शुरू कर दी दूरी और विस्थापन पे, फिर हमने बहुत डिटेल में चालों वेग समझा, पिछली क्लास में त्वरण समझा था। तो आज फिर अभी हम त्वरण पे बात करेंगे, त्वरण पर उदाहरण देखेंगे और यह समझेंगे कि एक समान और असमान त्वरण क्या होते हैं। और उसके बाद में हम फिर गति के समीकरण पढ़ेंगे जो एक समान त्वरण पर आधारित होते हैं। और उसके बाद आने वाली क्लासेस में आलेखीय विश्लेषण, गुरुत्व की अधीन गति और फिर अपेक्षित गति पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो क्लास शुरू करते हैं। बढ़िया इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असमान और एक समान त्वरण पर उदाहरण, है ना, या त्वरण पर उदाहरण जो हम पढ़ रहे थे उसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर गति के समीकरण देखेंगे और समीकरण पर उदाहरण देखेंगे। क्लियर बेटा। चलो तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था। कल की क्लास में आपने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताई थी जो मैं काफी बार लिख चुका हूं कि a से b, b से a, x से b और v से a जाने के लिए हमें करना पड़ेगा dx बटा dt या अवकलन dv बटा dt से मिलेगा त्वरण। और अगर a से b आना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा a dt का समाकलन। फिर v से x आना है तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा v dt का समाकलन। और जो a होगा वो v dv बटा dx भी होता है। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्नों के साथ क्लास को शुरुआत करते हैं। 3-4 प्रश्न डिस्कस करेंगे, 1-2 प्रीवियस क्वेश्चन बचे थे हमारे, वो भी करेंगे और फिर आगे हम त्वरण पर और चर्चा करेंगे जो कि एक समान और असमान त्वरण पर आधारित होगी। चलो तो पहला सवाल आपके सामने, x अक्ष के अनुदिश गतिशील कण का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। हमें प्रारंभिक वेग दिया हुआ है t = 0, x = 0 पर है तथा त्वरण हमको दिया है, त्वरण दिया हुआ है a बराबर kx। त्वरण कितना दिया हुआ है? a बराबर kx दिया हुआ है। अच्छा सर, फिर बोला है कि यहां पर निम्न में से कौन सी समीकरण इसके वेग तथा स्थिति के मध्य सही है। 4 समीकरण में दिए। पहला सवाल बहुत बढ़िया सवाल। हमें त्वरण दिया गया है ax। त्वरण कितना दिया हुआ है? ax। अब देखो बेटा t होता, देख इतना पक्का है, t होता तो जो वो अपने डिंग डोंग वाला सीखा ना, इधर से झुको तो ये करते हैं। और जब भी x का समीकरण दो आपको, या v और x में संबंध हो, a और x में संबंध हो, तो हमेशा a बराबर v dv बटा dt ही इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? a बराबर v dv बटा dt ही इस्तेमाल होगा। तो इसको उठा कर रखो एक बार। तो एक जगह दिया सर v dv बटा v dv बटा dx इस्तेमाल होगा, हमेशा dt बोल दिया, v dv बटा dx इस्तेमाल होगा, ये बराबर kx। तो dx को मल्टीप्लाई कर दो तो v dv बराबर kx, v dv बराबर kx dx। ये हमारा आंसर आने वाला है। ना क्या आने वाला है? v dv बराबर kx dx। ये dx उधर ले गए क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो समीकरण है ये x में है, तो ताकि हम dx आते ही इस तरफ और इस तरफ अवकलन कर पाए, है ना, तो समाकलन कर पाए। मैंने यहाँ पर ये k को जो है उसको समाकलन के अंदर क्यों नहीं रखा? क्योंकि k जो है एक वो नियत मान है ना, k के बारे में कुछ नहीं किया, k नियत मान है। अब हमें बोला है कि सर प्रारंभिक स्थिति मतलब प्रारंभिक वेग हमें दिया है u, मतलब जब हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे, ध्यान से कैसे रखते हैं, यहाँ पर जब रखेंगे 0, यहाँ पर रखेंगे u। क्यों? क्योंकि जब x 0 होगा तब वेग जो होगा वो u होगा। फिर बोला है किसी स्थिति x पर हमें क्या निकालना है? किसी स्थिति x पर हमें निकालना है वेग, तो ये वेग v मान लिया। बोला किसी स्थिति वेग पर वेग v मानो। अब करो इसका इंटीग्रेशन, करो इसका समाकलन, देखो क्या आंसर आता है। यहां पर समाकलन करेंगे तो v स्क्वायर बटा 2, अपर लिमिट रखना है v और लोअर लिमिट रखना है u, बराबर होगा कि x का इंटीग्रेशन जो है x स्क्वायर बटा 2 और 0 से x तक। क्लियर बेटा। देखो v की जगह v रखो तो क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बटे में 2, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे में 2 और बराबर होगा कि x की जगह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 0 बटा 2। तो हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर के x स्क्वायर बटे में 2 कट जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आया बेटा, हमें लिखना है v स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर होगा के x स्क्वायर के। किसके बराबर होगा? के x स्क्वायर के। तो सर ऐसा कुछ है ही नहीं, ये देखिए रहा। इसको अगर मैं v को उधर ले जाऊं तो बन जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के x, है ना। तो अगर मैं u को उधर की तरफ ले गया, u को उधर ले जाऊं तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर। क्लियर है कहानी। तो ये ऐसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें x वाला समीकरण दिया हुआ हो। बढ़िया सा सवाल, कुछ नहीं कि हमने सीधे हमें दिया तो v dv बटा dx का dx को इंटीग्रेशन करते हैं। ऐसा ही एक और जबरदस्त सवाल करते हैं। हमें बोला है कि यहाँ पर x अक्ष में गतिशील एक कण का वेग दिया है। देखो ध्यान से, v बराबर अल्फा रूट x दिया हुआ है। जब भी हमें x का समीकरण दे तो एक ही चीज ध्यान में आनी चाहिए, दैट इज a बराबर v dv बटा dx। जहां अल्फा एक धनात्मक नियतांक है, मान लीजिए t बराबर 0 पर कण की स्थिति x बराबर 0 है, तो कण के वेग तथा त्वरण की समय पर निर्भरता क्या होगी, मतलब समय के साथ कैसे वो परिवर्तित हो रहे हैं। तो चलो बेटा जानते हैं, करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर अगर हमने लिखा v बराबर अल्फा रूट x, तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा लिख देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। x की घात 1 बटा 2, ये हमारा v आ गया है। क्यों सर? इसमें क्या समझने में आसानी हो जाएगी। अभी जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, हम समाकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे, तो अवकलन करते वक्त डिफरेंशिएशन करते वक्त हमें यहाँ पर x की घात रूट में है ना, तो x की घात 1 बटा 2 रख दिया तो ज्यादा आसानी से हम करते बनेगा। क्यों करना है? देखो भैया, क्योंकि अब हमें सबसे पहले वेग और त्वरण की समय पर निर्भरता पता करनी है। या अभी वेग की x पर निर्भरता है, तो समय पर निर्भरता एक ही जगह से आएगी और एक ही है। अगर ऐसा कुछ भी आया x का, एक ही हमारे पास समीकरण है, एक ही सूत्र है, a बराबर v dv बटा dx। अब यहाँ पे v का मान उठा देखो, v का मान तो तुम्हें पता है। क्या तुम्हें dv बटा dx का मान पता है? तुम्हें v का मान पता है? क्या तुम्हें dv बटा dx का मान पता है? नहीं सर, dv बटा dx का मान नहीं पता। तो निकाल ले बालक, dv बटा dx का मान क्या आएगा। तो अगर मैं इससे dv बटा dx का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? dv बटा dx का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा x की घात 1 बटा 2 बटा dx। क्या हो जाएगा? अल्फा x की घात 1 बटा 2 बटा dx। तो इसमें से अल्फा को बाहर फेंक दो, हो जाएगा x की घात 1 बटा 2 dx। ओहो, तो करना पड़ेगा इसका अवकलन। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बाहर आ जाएगा, x की घात 1 बटा 2 है बेटा। क्या है? x की घात 1 बटा 2, x की घात 1 बटा 2 तो 1 बटा 2 को आगे गुणा कर लो और x की घात 1 बटा 2 माइनस 1, अवकलन इसी प्रकार से करते हैं भैया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर अब हम लिखेंगे dv बटा dx आ चुका है सर जी, dv बटा dx आ चुका है। अल्फा तो है ही है, 1 बटा 2 है ही, 1 बटा 2 तो है ही है। ये लिखा है x की घात माइनस 1 बटा 2, क्या लिखा है? x की घात माइनस 1 बटा 2, 1 बटा 2 माइनस करके माइनस 1 बटा 2 आएगा। या मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ अल्फा बटा 2 रूट x। ओहो, ये चमत्कार अचानक से कैसे हो गया। x का 1 बटा 2 बेटा, 1 बटा 2 मतलब रूट होता है, तो माइनस में है तो नीचे आ गया। घात में जब भी माइनस होता है तो वो नीचे आ जाता है। तो हमें dv बटा dx का मान पता चल गया, हमें v का मान पता था, तो हम त्वरण निकाल लेंगे। तो त्वरण क्या है बेटा? त्वरण क्या है जल्दी से बताओ। तो त्वरण तो हम लिखेंगे v का मान रखो, v dv बटा dx रखना है। तो v का मान रखो, v का मान है सर अल्फा रूट x लिखो, x का 1 बटा 2 लिखो, बात बराबर है इनटू v dv बटा dx, तो अल्फा बटा 2 रूट x। ओहो, रूट x ने रूट x को काट दिया, तो यहां से a का मान आ गया, a का मान आ गया अल्फा स्क्वायर बटा 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसमें हमें समय मिला? नहीं सर, समय तो हमको था ही नहीं, तो अच्छा
क्या यहाँ पे मैं एक्स या और कोई पद मिला? नहीं सर। तो अल्फा क्या है? एक नियतांक है। दो क्या है? एक नियतांक है। तो यहाँ पे जो त्वरण होगा वो अल्फा स्क्वायर बटा 2 है। अल्फा स्क्वायर बटा 2 है मतलब कि ये एक नियत मान है, यह समय पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। तो हमसे पूछा है वेग तथा त्वरण की समय पर निर्भरता, तो त्वरण जो है वो समय पर निर्भर कर ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ समय आया ही नहीं। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हमें बोला है ए बराबर है सर अल्फा स्क्वायर बटा 2, तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं? डीवी बटा डी लिख सकता हूं मैं। या अगर ऐसा दिमाग नहीं चलता तो ये सोचो तुम्हें त्वरण दिया है, वेग ज्ञात करना है, तो उसके लिए देखो एक बार लिख देता हूं डीवी बराबर अल्फा टी अल्फा स्क्वायर बटा 2 इनटू डीटी का समाकलन। और अगर ऐसा दिमाग नहीं चलता तो हमें पता है या हम क्या कर सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ वी सॉरी ए डीटी जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डीटी जो होता है वो डीवी होता है। ये दोनों बात बराबर ही है, इसको मल्टीप्लाई करके समाकलन कर लो या सीधे सीधे समाकलन सोच लो, एक ही चीज होती है। तो अल्फा का मान त्वरण का मान क्या है? अल्फा स्क्वायर बटा 2 dt बराबर dv। अब ऐसा मत कोई सोचेगा तो यहाँ तो अल्फा स्क्वायर बटा 2 इंटीग्रेशन के बाहर था, अंदर अल्फा स्क्वायर बटा 2 एक नियत मान है, तो मैं यहाँ पर भी बाहर ही लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अब इसको अगले पेज पर ले जाते हैं, हम क्या लिखेंगे देखो बेटा, हम लिखेंगे सर अल्फा स्क्वायर बटा 2 बाहर आ चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ dt बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dv बचेगा। तो सर dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, कहानी खत्म। तो जो वेग है वो समानुपाती आया है त्वरण के, और जो वेग जो है समानुपाती आया है समय के, और जो त्वरण है वो नियत आया है, नियत मान आया है ना। या ऐसा कर सकते हो डिफरेंशिएशन कर देते हो, मान लेना सच में ये सर वेग आ गया, त्वरण ज्ञात करने के लिए डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, त्वरण का इंटीग्रेशन करके वेग लाए हैं। तो यहाँ पे त्वरण जो है वो नियत मान आया, तो त्वरण अगर नियत है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हैं कि वेग जो है वो समानुपाती है समय के और त्वरण समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, और लिख सकते हैं त्वरण समय पर निर्भर नहीं करता। क्लियर बात? तो ऐसे आसानी से हम छोटी-छोटी चीजें समझ सकते हैं, आसान सा सवाल ना। ऐसा और भी सवाल दे सकते हैं हम ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बस टाइम पास होगा। ये एक्स का कोई समीकरण दे दे, बस यही करना है, वी और एक्स में सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है? वी और एक्स का समीकरण हो तो ये सब करना है, ए बराबर वी डी बटा डी करना है, तो यहां पर वी डी बटा डी कर लो, वी का मान होता है तो ए त्वरण आ जाएगा। त्वरण आ गया तो त्वरण से हम समय के बीच में जा सकते हैं, त्वरण आ गया तो उससे वेग निकालो समय का। हमसे स्थिति भी पूछ सकता था, स्थिति भी पूछ सकता था, अगर स्थिति पूछता तो एक बार इंटीग्रेशन करते पूछा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वी dt जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ dx के बराबर होता है। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा बटा 2 t dt जो है इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये अल्फा स्क्वायर बटा 2 कॉमन है और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बटा 2, ये x आ गया। ये अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बटा 4 होगा वो x, ये x और t में निर्भरता निकाली मैंने, x जो है वो समानुपाती है t स्क्वायर के। तो समानुपाती कैसे लिखते हैं? अरे बाकी सब कांस्टेंट है ना, अल्फा और 4 कांस्टेंट है ना, तो बाकी समानुपाती में चलो कांस्टेंट नियत मान है। तो ऐसे हमको जब भी सवाल कर सकते हैं। चलो बेटा इस पे एक आखिरी सवाल लेते हैं, है ना, बढ़िया सा सवाल, नीट 2016 का सवाल। सवाल कह रहा है हमें दो कारें P तथा Q एक ही समय पर किसी बिंदु से सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती है और उनकी स्थितियां क्रमशः ये x P दिया हुआ है, x Q दिया हुआ है, मतलब x की स्थिति दी हुई है, मतलब P की स्थिति दी हुई है और Q की स्थिति दी हुई है। फिर हमें बोला है यहाँ पर कि किस समय पर इन दोनों कारों का वेग समान होगा, किस समय पर इन दोनों कारों का वेग समान होगा। तो कौन सी बड़ी बात है यार, वेग निकाल लो, समान कर दो, कुछ भी निकाल दो। ये x दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है, at स्क्वायर at प्लस bt स्क्वायर, तो वेग निकालो P का, वेग हो जाएगा सर P का, ये PP को लिख रहा हूं, हमें याद रहे, हाँ ये P के लिख रहे हैं। यहाँ पे इसका अवकलन कर दो तो क्या आ जाएगा सर, इसका अवकलन यहाँ लिख देते हैं हम सर, ये VP जो होगा ये हो जाएगा, देखो सीधा अवकलन कर रहा हूं, a t का अवकलन हो गया 1 प्लस b नियत होता है t स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t, जो है a प्लस 2bt, ये VP आ गया। ऐसे ही Q के लिए क्या दिया हुआ है सर, xq जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है ft माइनस t स्क्वायर। अब फिर से क्या कर लो तो क्या होगा, VQ बराबर हो जाएगा d xq, क्यों लिख रहा हूं क्योंकि हमें पता चल जाएगा Q के लिए। तो यहाँ पर इसका अवकलन करो सीधे सीधे VQ, तो ये वेग निकल जाएगा Q का, तो f एक नियत मान है, t का अवकलन हो गया 1, f एक नियत मान है, t का अवकलन हो गया 1 माइनस t स्क्वायर का अवकलन होगा 2t, t स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2t। अब इन दोनों बराबर कर लो, आगे बढ़ो, या तो पकड़ कर रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा मुझसे, तो क्या मैं ही ऐसा हूं, मुझसे ही नहीं होता है। देख बात यहाँ पर होगा 2bt बराबर f माइनस 2t, सॉरी तो t का मान निकालना है, t का मान निकालना तो कितना हो जाएगा, t का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे, ये t वाला इधर भी आता है 2bt प्लस 2t बराबर f माइनस a। तो इसमें से t कॉमन ले लो, ये t कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचेगा 2t कॉमन ले लो, काम करो b प्लस 1 बचेगा, 2t कॉमन ले लिया, 2t कॉमन ले लिया, 2t इसमें भी 2t इसमें भी है, ये बराबर है f माइनस a। तो यहाँ से t का मान क्या आ जाएगा, t का मान आ जाएगा सर f माइनस a बटे में 2b प्लस 1। लो आ गया सर, नहीं सर माइनस वाला दूसरा आंसर आएगा, सेकंड वाला f माइनस a आया है हमारा, अब आ गया सर। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया तरीके से हमने आंसर को निकाल लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और त्वरण पे और इंपॉर्टेंट चर्चा करना शुरू करते हैं, है ना, ये तो चलो ये तो सवाल बनना लग गया, सारे सवाल बनेंगे और भी त्वरण पे क्या चर्चा हो सकती है। देखो भैया त्वरण पे और क्या चर्चा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे हमने वेग के लिए चाल के लिए एक समान असमान की बात करी थी, वैसे त्वरण के लिए 2 मिनट में एक समान और असमान की बात करना चाह रहा हूँ। त्वरण मान के चलो, त्वरण क्या था, त्वरण कैसी राशि था सर, त्वरण जो है त्वरण आपने बताया था एक सदिश राशि है। तो अगर यह सदिश राशि है तो इसके पास दो चीजें होंगी, क्या क्या होगा, एक परिमाण होगा और साथ ही साथ इसके पास परिमाण होगा और साथ ही साथ इसके पास दिशा होगी, ठीक है। तो अब ये कुछ वैसी ही कहानी है जैसे वेग को लेकर कहानी थी कि अगर मैंने बोला कि एक समान त्वरण है, क्या बोला मैंने, एक समान त्वरण है, तो एक समान त्वरण क्या होगा, एक समान त्वरण, या मैं इसे नियत त्वरण भी बोल सकता हूं। तो नियत त्वरण या एक समान त्वरण क्या होगा, जब मैं ऐसा बोलूं कि एक वस्तु पे जो त्वरण लग रहा है या एक वस्तु का जो त्वरण हो रहा है, जो त्वरित गति कर रही है वस्तु, उसके त्वरण की ना तो दिशा बदले ना तो परिमाण बदले, ठीक है बेटा, ना तो दिशा बदले ना तो परिमाण बदले, तो उसको हम कह सकते हैं कि वह सर होगा एक समान त्वरण। तो ना तो दिशा बदले ना तो परिमाण बदले, कैसे होगा सर, जैसे देखो भैया, अगर मैंने बोला कि एक वस्तु या एक रामलाल अपनी BMW लेकर चल रहा था, तो यहाँ पर इसमें जो त्वरण है वो एक ही दिशा में लगातार है, वो इधर जाए उधर जाए कहीं भी हो, उसका त्वरण एक ही दिशा में हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक समान त्वरण। क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण, मतलब एक समान त्वरण क्या बोलेंगे, ना त्वरण क्या, त्वरण का परिमाण व दिशा
और दिशा नियत हो। ठीक है, इसका और बेहतर एग्जांपल, इसका और बेहतरीन एग्जांपल होगा बेटा, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण कहने का मतलब क्या है? धरती माँ का प्यार, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो एक समान त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण। अरे भैया, नीचे की तरफ धरती माँ का प्यार हमेशा आपको नीचे की तरफ खींचा जाता है, इसे जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चिन्हित किया जाता है, मतलब 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मान हमेशा नियत होता है, वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। मान कितना होता है भैया? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यार यहाँ से लगभग कल सवाल बोला तो 10 मानेंगे आने वाले समय में। तो वो एक नियत मान है, मतलब धरती माँ का प्यार हमेशा नीचे खींच रहा है, आपको प्यार बुला रहा है, नियत मान से बुला रहा है। चलो सर, बहुत बढ़िया। और क्या, अगर मान के चलो मैंने बोला कि असमान त्वरण हो, कैसा त्वरण हो? असमान त्वरण हो। तो असमान त्वरण मतलब क्या होता है? देखो, असमान त्वरण मतलब क्या होता है? असमान त्वरण मतलब या तो दिशा परिवर्तित हो रही हो या परिमाण बदल रहा हो। परिमाण परिवर्तित हो, ठीक है। तो इस त्वरण को हम क्या बोलेंगे? इस त्वरण को हम असमान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? इस त्वरण को असमान त्वरण कहेंगे ना। जैसे हो सकता है कि परिमाण समान रहे लेकिन दिशा बदल जाए, है ना। इसका एक एग्जांपल मैं आपको अभी बता रहा हूं, लेकिन इसको हम आगे जाकर डिटेल में समझेंगे, दिल पे नहीं लेना है इस एग्जांपल को अभी हमको, बस ऐसे बता रहा हूं तो ध्यान से सुनो। क्या होता है बेटा, जब भी एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, अच्छा एग्जांपल लेना है हमको ना, ऐसे मूर्ख वाला एग्जांपल लिया, गाड़ी चल रही थी, इधर जाती मैं ब्रेक लगा दिया तो लग गया। अब ये असमान त्वरण है। मान के चलो मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी को त्वरित करा दिया, एक्सीलरेट करा ब्रेक लगा दिया, ये असमान त्वरण हो गया। पहले वेग बढ़ा फिर घटने लग जाएगा, या मतलब पहले त्वरण आगे की दिशा में था और फिर पीछे की दिशा में हो जाएगा, ब्रेक लगा है वो, है ना। तो ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं। या जब भी एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, कैसी गति करती है? वृत्तीय पथ पर गति या वृत्तीय गति कहते हैं हम इसे। तो वृत्तीय गति में असमान त्वरण होता है, असमान त्वरण होता है, ठीक है। वृत्तीय गति में असमान त्वरण कैसा होता है? यहां पर तो इधर त्वरण होगा, यहां पर तो इधर त्वरण होता है ना। इसमें त्वरण हमेशा केंद्र की तरफ होता है, त्वरण सदैव केंद्र की तरफ होता है। ठीक है, त्वरण हमेशा केंद्र की तरफ होता है। तो यह एक समान त्वरण नहीं है। इसका मान हो सकता है नियत हो, लेकिन हमेशा केंद्र की तरफ। हर एक बिंदु पर वेग के लंबवत त्वरण होता है और इस त्वरण को हम अभिकेंद्रीय त्वरण भी कहते हैं, जो आगे चलकर पढ़ेंगे हम। अभिकेंद्रीय त्वरण, तो अभिकेंद्रीय त्वरण किस प्रकार का त्वरण है भैया? असमान त्वरण है, ठीक है। अभिकेंद्रीय त्वरण असमान प्रकार का त्वरण होगा। तो ये छोटी सी बातें हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या सर? अब मैं बात करूंगा एक समान त्वरण पर या नियत त्वरण पर, बहुत जोरदार तरीके से ना, चकाचक तरीके से। अब केवल आगे एक समान त्वरण पर ही बातें होगी, क्योंकि हम जो गति के समीकरण पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक समान त्वरण पर ही आधारित होते हैं। तो अगर मान के चलो वस्तु का त्वरण एक समान है या वस्तु का त्वरण नियत मान है, तो इससे हम क्या क्या समझे? ए बराबर है नियत, ए बराबर है नियत। तो देखो बेटा, मैं यहां से ऐसा समझ सकता हूं कि अगर त्वरण नियत है तो यहां लिख सकता हूं dv बटा dt बराबर होना चाहिए, है ना। अच्छा सर, ये कैसे कर रहे हो आप? लो भैया, आसानी से, हमारी भावना ऐसे हम ऐसे लिख देते हैं, उसको डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन बना लेते हैं, लेकिन तुम चाहते सीधे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो भैया, त्वरण अगर नियत है तो त्वरण को मैं बाहर रख सकता हूं, ये हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन बराबर हो गया dv का इंटीग्रेशन। dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा? त्वरण नियत था, बाहर रख दिया, तो जाएगा a t बराबर v। या मैं लिख सकता हूं v समानुपाती होगा t के। अगर a नियत है तो v जो होगा वो समानुपाती होगा t के। और इसी प्रकार से जो अगली इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, गौर फरमाइएगा इस पर, है ना। मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ dx के बराबर होता है। v का मान चाहूं तो मैं a into t रख सकता हूं, तो a को बाहर रख दो, टी dt का इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये टी dt का इंटीग्रेशन जो होगा वो टी स्क्वायर बता दो, एक बाहर रख रहा हूं क्योंकि ए नियत है, त्वरण नियत है। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा टी स्क्वायर बता दो बराबर हो गया x के, या मैं लिख सकता हूं x समानुपाती होगा टी स्क्वायर के। मतलब कि अगर मुझे एक समीकरण दिया जाए और मुझसे बोले कि बता भाई ये नियत त्वरण है या नहीं, तो मैं ऐसे पहचान सकता हूं, ए त्वरण नियत होगा, नियत साथ दिखा देगा, समय पे निर्भरता नहीं होनी चाहिए। वेग समानुपाती होगा तो भी मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? यहां पे त्वरण नियत है। और x समानुपाती होगा टी स्क्वायर तो भी मैं बोलूंगा कि त्वरण नियत है। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ये तीन बहुत ही चार चौथी कंडीशन बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन नियत त्वरण के लिए। मुझे पता है त्वरण को लिख सकता हूं मैं v dv बटा dx, ये नियत था तो इसे बाहर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर होगा v dv का इंटीग्रेशन। अरे नियत है ना त्वरण, तो बाहर दिया, तो x का इंटीग्रेशन, ये का इंटीग्रेशन होगा, dx का x हो जाएगा, और ये v का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बता दो। जाने अनजाने में गति का समीकरण डिराइव कर चुका हूं, एक बार फिर से कर देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन गति का समीकरण डिराइव कर चुका हूं यहां पे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सर 2ax बराबर v स्क्वायर हो गया। या मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर जो होगा 2 into a, तो नियत मान है, तो v स्क्वायर जो होगा समानुपाती होगा x के, या v समानुपाती होगा रूट x के। यह सभी एक ही बात की इशारा करती है कि यह त्वरण नियत है। अरे देखना भैया, एक सवाल क्या था, x बराबर अल्फा रूट x, v बराबर अल्फा रूट x वाला, उसमें त्वरण नियत है ना, समय पे निर्भर नहीं कर रहा था। और जो वेग था वो समानुपाती आता, ठीक है, और x जो था समानुपाती होगा t। एक ही बात तीन बार बताऊंगा इस लेक्चर में, एक सवाल बता चुका हूं, यहां पे बता रहा हूं, और आगे चलकर फिर समीकरण बताऊंगा वही बात। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसा सवाल दे सकता है वो, हमें बोलेगा कि निम्न में से कौन सा समीकरण, निम्न में से कौन सा समीकरण एक समान त्वरण को चिन्हित करता है, त्वरण को बताता है। ऐसा लिख सकते हैं, चिन्हित तो नहीं लिखेंगे, त्वरण को बताता है। तो अब मैं आपको समीकरण दे रहा हूं, बताना ये हो सकता है एक समान त्वरण या नहीं हो सकता है। मैंने लिखा x बराबर 2t स्क्वायर, मैंने लिखा x बराबर t स्क्वायर प्लस t क्यूब, मैंने लिखा x बराबर t की घात 3 बटा 2 प्लस t, मैंने लिखा, ऐसे बहुत सारे बता देता हूं मैं आपको, प्रैक्टिस कर लेंगे हम। ये हो जाएगा t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस t, मैंने लिखा d e, v बराबर t स्क्वायर प्लस 2t, मैंने लिखा v बराबर रूट x प्लस 1, फिर मैंने लिखा e f g h i
जे ए के, चलो बहुत हो गए, इसका एग्जांपल कर लेता हूं, है ना। मैंने लिखा यहाँ पर a बराबर है 550, फिर मैंने लिखा वेग बराबर है यहाँ पर t की घात 5 बटा 2, फिर मैंने लिखा x बराबर है t स्क्वायर प्लस t की घात 1 बटा 2, मैंने लिखा वेग बराबर है t, और यहाँ पर लिखा मैंने त्वरण बराबर है 5। अब आपको बताना कौन कौन से एक समान त्वरण है, कौन कौन से असमान त्वरण है ना। ऐसे मैंने एग्जांपल बना लिया, मैं समीकरण बना दिया, याद करनी आता है। तो ये यहाँ पर कैसे पता करेंगे सर, t स्क्वायर होगा x समान होगा, t स्क्वायर तो एक समान त्वरण होगा। अच्छा, ये क्या चक्कर है सर, ये t स्क्वायर और t क्यूब भी है, तो ये एक समान त्वरण नहीं होगा। टी स्क्वायर होता और टी ही होता तो हो जाता, लेकिन टी क्यूब है तो एक समान त्वरण नहीं होगा। सर ये 3 बटा 2 तो कतई नहीं होगा, टी क्यूब आ गया फिर से नहीं होगा। v है, v समानुपाती होना चाहिए टी के, टी स्क्वायर आ गया नहीं होगा। v समानुपाती होना चाहिए रूट x के, तो क्या v समानुपाती है रूट x के? हाँ सर, v समानुपाती रूट x के, बिल्कुल। अरे एक तो नियतांक होता है ना, तो ये एक समान त्वरण होगा। इसी प्रकार से ये t पर निर्भर कर रहा है, a त्वरण समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए, तो एक समान त्वरण नहीं होगा, v नहीं होगा। हाँ सर, ये टी स्क्वायर आ गया, ये छोटी है, नहीं होगा। या तो ऐसा समीकरण हो टी बराबर एक्स स्क्वायर हो, है ना, एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 हो, या एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस टी हो, एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 हो, ये सब एक समान त्वरण है। लेकिन इसके अलावा जिस भाग में और कुछ चला दो एक समान त्वरण में नहीं है। v बराबर टी, हाँ बिल्कुल एक समान त्वरण है, हाँ 1 मान 5 नियत है, एक समान त्वरण है। तो ऐसे हम समझ सकते हो, देख सकते हैं कि एक समान त्वरण क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हुए एक समान त्वरण पर ही चर्चा करेंगे हम, जिनको बोलते हैं गति के समीकरण। तो गति के समीकरण आपने कक्षा 9वीं में पढ़ेंगे, 11वीं में पढ़ेंगे, है ना। मैं ज्यादा डीप में डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको बोर्ड 11वीं बोर्ड के एग्जाम के लिए काम नहीं आएंगे, है ना। 11वीं पास होना भैया, कोरोना वाले पास हुआ था, याद है। अब गति के समीकरण क्या होते हैं, गति के समीकरण क्या होते हैं, तो गति के समीकरण किस किस के लिए लगते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, बच्चे गति के समीकरण याद कर लेते तो कुछ भी रख देते हैं, है ना। हमको दिया v बराबर u प्लस at, v दिया है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर दिया v। गति के समीकरण हमेशा ध्यान रखना है केवल और केवल नियत त्वरण के लिए लगेंगे। नियत त्वरण या x समानुपाती हो जाए t स्क्वायर के, या v समानुपाती हो जाए t के, या v समानुपाती हो जाए रूट x के, ये कंडीशंस होंगी तभी गति के समीकरण लग सकते हैं, गति के समीकरण नहीं लगेंगे। अब गति के समीकरण होते क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मान के चलिए मैंने बोला कि यहाँ पर एक वस्तु का प्रारंभिक वेग, रामलल अपनी BMW में प्रारंभिक वेग u दिया है, त्वरण, है ना, त्वरण कैसा है, नियत त्वरण लिख देता हूं भैया फिर से ब्रैकेट में, ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। नियत त्वरण a है, ठीक है। और मैंने बोला t समय बाद विस्थापन s भी बोलते हैं, x भी बोलते थे, कुछ लोग s बोलू बात बराबर, मैं x में करवा रहा हूं, कुछ लोग s भी बोलते थे, चलता है भैया। तो s है ना, विस्थापन यहां पहुंचा, विस्थापन x हो जाए और अंतिम वेग v हो जाए, तो गति के जो समीकरण है वो लागू होंगे। 4 समीकरण होते हैं गति के, देखो कैसे कैसे क्या क्या, है ना, और कैसे कैसे डिराइव कर रहा हूं मैंने। यहां पर मैंने बोला कि ये u था। अच्छा, अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, कि यहां पर BMW तो चल रही है भैया, और यहां पर दूरी भी हो गई है, समय t हो गया ना। तो अब ध्यान रखना ये कैसे हम एनालिसिस करते हैं। ऐसा देखते हैं, ये पहली बात तो s विस्थापन है, दूरी नहीं है। फिर से गला फाड़ के बोल रहा हूं, s विस्थापन है, या x बोला है हमने, या x या s भी बोल सकते हो, है ना। तो यह जो है वह विस्थापन है, दूरी नहीं है। उस समीकरण में जब भी मान रखोगे तो विस्थापन देगा, दूरी नहीं देगा। हो सकता है वो घूम कर वापस आ जाए, तुमने समीकरण से सॉल्व करा, मतलब ना s वैल्यू शून्य आ जाए, क्यों, क्योंकि इसका विस्थापन शून्य होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है ना, अब ये u और v का क्या चक्कर है। देखो बेटा, हम जो भी समीकरण हल करेंगे या आगे जो भी बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक u मतलब प्रारंभिक स्थिति और v मतलब अंतिम स्थिति। अब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में क्या चक्कर है, मान के चलो यहाँ से गाड़ी आई, जब मैं उसे देखना शुरू करूंगा वो मेरे लिए हो जाएगा t बराबर 0। जब भी मैं उसे देखना शुरू करूंगा तो क्या हो जाएगा t बराबर 0। तो जब मैंने उसे देखा पहली दफा, है ना, जब हमने देखा उसे पहली दफा, तो वहां पर बेकरारी नहीं है, वहां पर जो वेग आया उसे हमने u बोला, और जब तक हमने उसे देखा, तो जिस समय तक हमने देखा, तो वहां पर जब मैंने देखना छोड़ दिया तो उसका जो वेग आया उसे मैंने v बोल दिया। अब वह कहां से आई थी, कहां को जाएगी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है ना। मुझे केवल इसका मतलब होता है कि जब मैंने देखा तो उसका वेग कितना था, और जब तक मैं देख रहा हूं तो वेग कितना है, ठीक है। और एक और बात इंपॉर्टेंट सी बात है ना, कि प्रारंभिक स्थिति, ये आगे भी काम आएगा फिजिक्स में, प्रारंभिक स्थिति कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती किसी भी वस्तु की। जैसे तुमने देख लिया, तो वो देख लिया, तो उस समय जो प्रारंभिक स्थिति, आगे वो कुछ भी करे, नाचे गाए, रुके दौड़े भागे, लेकिन जो प्रारंभिक स्थिति थी जब तुमने देखा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, एक बार देख लिया तो हाँ देख लिया, अब वो कभी चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे मान के चलो तुम किसी से मिले पहली दफा, तो पहली दफा ही तुम्हें मजा आ गया, भले बाद में वो कैसा भी रहे या कैसे भी हो जाए ना, लेकिन तुमको वही पल याद आएगा जिंदगी में बार बार, या वो जो पहली दफा देखा था ना, उसमें आनंद था, उसमें मोक्ष प्राप्ति हुई थी, है ना। किसे देखा था, हमारे फिजिक्स को, हमारे इन समीकरणों को जब पहली दफा आपने देखा, इधर उधर नहीं भागने का, है ना। तो वो जब पहली दफा देखा आपने, तो जो इंप्रेशन था वही हमेशा रहेगा, आगे भी बदल सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अरे ऐसा मान देख, सुन, मान के चलो कि तुम पैदा हुए कहीं गांव में, है ना, जैसे मान के चलो हम पैदा हुए थे, तो हम ठीक है, तो किसी एक हॉस्पिटल में, किसी एक शहर में तुम्हारा जन्म स्थान वो है, तो अब भले तुम पूरी दुनिया भ्रमण कर लो, तुम कहीं पर भी चले जाओ, मैं किसी दूसरे शहर में रहने चले जाओ, कहीं पर भी घूम लो, किसी कॉलेज में चले जाओ, लेकिन तुम जब भी पूछा तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ के हो तुम, प्रारंभिक स्थिति तुम्हारी पूछी जाए तो हमेशा बोलोगे ना, हाँ भैया हम इंदौर से, तो इंदौर से हम, तो इंदौर में प्रारंभिक स्थिति है वो। अब मैं भले दिल्ली में रहा हूँ, मैं भले फॉरेन चले जाऊंगा, है ना, मैं लंदन चले जाऊंगा थोड़ी बात, चिंता मत करो, जाएंगे तो लंदन चले मान के चलो, तो मेरी प्रारंभिक स्थिति क्या है, वहां प्रारंभिक स्थिति तो मेरी इंदौर ही रहेगी, तो चाहे जो हो जाए प्रारंभिक स्थिति कभी नहीं बदलती, ध्यान रखना। यू एक नियत मान जब आपने देखा। चलो, तो अब यहाँ पर अगर ऐसा है तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर हम फटाफट लिख सकते हैं बेटा कि ए नियत मान है, ए नियत था, फिर से वही डेरिवेशन करने जा रहा हूं जो 2 मिनट पहले मैंने करे थे, इंटीग्रेशन ऑफ ए dt जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dv के बराबर होगा। अब इसमें लिमिट के साथ करूंगा, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, टाइम 0 पर u वेग था और टाइम t पर वेग v हो गया, ए नियत इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा t, और यहाँ पर v का इंटीग्रेशन होगा v, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना पड़ेगी 0 से t u से v। तो यहाँ पर जब हम इक्वेशन में वैल्यूज रखेंगे बेटा, a t बराबर v माइनस u, या मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं v बराबर u प्लस a t, जिसे हम गति का पहला समीकरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा सर,
इसी प्रकार से अगर मैंने v का मान आ चुका है मेरे पास, v का मान आ चुका है ना, तो मैंने लिखा मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt जो होता है किसी भी समय पर वेग होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dx के बराबर होगा। तो अगर v का मान रखूं मैं तो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at dt बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx के। ठीक है, कहानी वही है कि समय 0 पर स्थिति शून्य थी और समय x पर स्थिति x होगी समय किसी t। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो जरा, इसका इंटीग्रेशन कर दो जरा, तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे सर जी तो ये हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन कर रहा हूं अगले पेज पे ut प्लस at स्क्वायर बटा दो, u यहां पे कुछ नहीं था, dt इंटर मल्टीप्लाई होगा तो t आएगा और at t का इंटीग्रेशन का t स्क्वायर बटा दो, ये हो जाएगा x के बराबर। या हम इसे लिख सकते हैं x बराबर, हां इसमें लिमिट रखी है, हां लिमिट रखी बेटा, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, तो 0 रखना तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x बराबर होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से हम तीसरा समीकरण निकाल देते हैं। हमें पता है a बराबर होता है v dv बटा dx, v dv बटा dx, तो अगर मैं dx को ले जाऊं तो हो जाएगा a dx बराबर v dv। इंटीग्रेशन करेंगे स्थिति शून्य पर प्रारंभिक वेग u, स्थिति x पर अंतिम वेग v हो गया। इंटीग्रेशन करो इसका, a बाहर आ जाएगा, तो a बाहर आते ही क्या हो जाएगा सर, a बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से x तक, v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बटा दो, v स्क्वायर बटा दो, यहां लिखना है u ऊपर लिखना है v, तो ये हो जाएगा a x माइनस 0 बराबर होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा दो, एक बार भी था एक बार भी था। तो यहां पर से आसानी से मैं लिखा इसे दो को मल्टीप्लाई कर दूं 2ax u को ले जाऊं प्लस u स्क्वायर बराबर होता है v स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as गति का तीसरा समीकरण। क्लियर है कहानी? तो इस हिसाब से हम आगे बहुत बढ़िया तरीके से बातें कर सकते हैं और चीजें समझ सकते हैं। अच्छा, गति का एक चौथा समीकरण भी होता है। हाँ, चौथा समीकरण बिल्कुल देखो, चौथा समीकरण क्या कहता है, अभी इनका उपयोग कैसे करना है, क्या क्या होता है वो भी हम करेंगे, सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे अभी क्लास में ना, 15-20 मिनट बहुत सारे सवाल हर बार के। यहाँ पे चौथा समीकरण क्या होता है, चौथा समीकरण क्या होता है बेटा, यह किसी भी nth सेकंड में ना, अगले पेज पर लिख रहा हूँ गति का चौथा समीकरण, चलो यहाँ पर बच्चे लिख देते हैं, यहाँ पर Sn बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये क्या है किसी भी nth सेकंड में, इसे बोलते हैं गति का चौथा समीकरण। और ये किसी भी nth सेकंड में तय की गई दूरी बताता है, क्या बताता है, किसी भी nth सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है, ये क्या चक्कर है, हमने तो 3 ही पढ़े थे, ये कहां से आ गया। देखो बेटा क्या होता है, बहुत बार हमें सवालों में ऐसा बोलता है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, है ना, हमें सवालों में ऐसा बोलता है कि मान के चलो व्यक्ति ने या एक वस्तु ने गति करना शुरू किया, इसको बोलेगा कि 5वें सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। तो 5वें सेकंड में तय की गई दूरी अगर मुझे बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, 5वां सेकंड होता कहां से कहां तक है, याद आया कुछ पहले बताया था मैंने, 5वां सेकंड का t बराबर 4 से t बराबर 5 तक एक पहले से लेते हैं, तो t बराबर 4 पे मान के चलो वो यहां पर था, t बराबर 5 पे वो यहां पहुंचा, तो देखो इस सेकंड में कितनी दूरी तय करी होगी, तो एक सेकंड में दूरी तय करता है, हां ना यार, मतलब हर एक सेकंड में यहां से यहां तक कुछ चला, ये मुझे एक सेकंड में ना, एक सेकंड में, एक सेकंड में यहां, तो एक सेकंड में जो मैंने दूरी तय करी है कितनी दूरी है, तो यही ऐसे ही 5वें सेकंड की दूरी निकालना है। निकालने का तरीका क्या होगा, ये यहां पे कुछ प्रारंभिक वेग होगा, यहां से यहां तक की दूरी निकालो, फिर प्रारंभिक वेग मानो तो यहां बीच में कुछ पता ही नहीं है, यहां पर हमें वेग नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो पहले ये दूरी निकालो, फिर ये दूरी निकालो, मतलब 0 से 4 सेकंड में दूरी निकालो, फिर t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड में दूरी निकालो और दोनों को घटा दो। ये तो है आम जिंदगी, है ना, ये ऐसा करते हैं दुनिया वाले, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सीधे यूज करेंगे Sn मतलब S5 इक्वल टू u प्लस हाफ a 2 into 5 minus 1, त्वरण दिया जाएगा, मान के चलो यहाँ पे त्वरण का मान था 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और प्रारंभिक वेग था 0, तो आप आसानी से nth सेकंड में तय की दूरी या 5वें सेकंड की दूरी निकाल सकते हो। u तो 0 हो गया, हाफ इंटू त्वरण है 4 इंटू ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, तो ये हो गया 18 मीटर। क्लियर बेटा, तो ऐसे आसानी से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, आया समझ में। अब गति के समीकरण उपयोग करने के लिए हमें एक दो और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। जैसे देखो पहला समीकरण कब, अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं पहला कब लिखूंगा, दूसरा कब लिखूंगा, तीसरा समीकरण कब लिखूंगा। देखो पहला समीकरण कब लगाएंगे सर, ये v u और t में संबंध है, v u a t में संबंध है, मतलब जब समय वेग में बात हो, जब समय वेग दिया हो या एक निकालना हो। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण जो था x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये कब लगाएंगे, जब मैं आप लिख लेते हैं समीकरण का उपयोग कैसे करें, तो जब स्थिति और समय में चर्चा हो तब हम दूसरा समीकरण इस्तेमाल करेंगे, और जब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as मतलब जब वेग और स्थिति की बात हो, मतलब समय ना हो, जब वेग और स्थिति की बात हो तब हम तीसरा समीकरण इस्तेमाल करते हैं बेटा, समय ना तो समय दिया हो ना तो समय पूछा हो, है ना, तभी हम गति का तीसरा समीकरण को निकालते हैं। 3 अष्टशस्त्र है जिन पर सारी बातें निर्भर होगी। इसी में आगे देखो, अगर सवाल कहता है, एक दो और इंपॉर्टेंट स्टार रेटेड पॉइंट्स, एसपी स्टार पॉइंट्स चल रहे हैं भैया, कि अगर यहां पर प्रारंभिक वेग शून्य है ना, प्रारंभिक वेग शून्य है, तो कैसे पता करेंगे प्रारंभिक वेग शून्य है ना, प्रारंभिक वेग शून्य है, तो बोलेगा कि वस्तु या कार या बाइक, वस्तु विराम से गति प्रारंभ करती है, या ऐसा दिया जाएगा, या वस्तु को या गेंद को छोड़ा जाता है, ऐसा कुछ भी दिखे तो हमको मान लेना है कि प्रारंभिक वेग u है वो शून्य है। या देखिए भैया कि वस्तु विराम से गति प्रारंभ कर रही है या पूरी प्रारंभिक वेग शून्य, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रारंभिक वेग u शून्य ऐसा मानना है। और अगर बोला कि ब्रेक लग रही है, क्या बोला भैया, ब्रेक लगे, हिंदी में लिख देते हैं,
तो ब्रेक लगे, ब्रेक, या बोला कि विरामावस्था में आ जाती है, विराम में आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, v शून्य करना है ना। और अभी हम सवाल करेंगे तो उससे और बातें समझ में आएगी है ना। तो v को कब शून्य करना, जब ब्रेक लग रही है या वस्तु विराम में आ जाती है। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड बातें हैं। शुरू करते हैं गति के समीकरण पे बहुत बहुत सारे सवाल। पहला सवाल आपके सामने है ना, इसमें ये सवाल भी है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है जो हम बहुत बार आगे यूज करेंगे है ना। हम इसे बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, या हम इसे कहते हैं विराम में आने से पूर्व तय की गई दूरी, विराम में आने से पूर्व तय की गई दूरी। तो विराम में आने से पूर्व तय की गई दूरी कैसे निकाले, तो ये इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, विराम में आने से पूर्व कुछ ना कुछ चल रहा है, क्या समय की बात बोली है, क्या समय पूछा है, तो क्या करेंगे, तीसरा अस्त्र निकालो। कैसे करेंगे, v बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हमें बोला है कि यहाँ पर विराम में आने से पूर्व मतलब फाइनल वेग 0 होगा, तो देख क्या क्या दिया होगा, हमें दिया होगा अंतिम वेग 0 होगा, प्रारंभिक वेग u होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, त्वरण जो होगा वो मंदन होगा, मतलब -a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अरे तभी तो रुकेगा, वरना कैसे रुक जाएगा, त्वरण क्या होगा, -a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, तभी रुकेगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं सर v का शून्य हो गया u स्क्वायर प्लस 2 इंटू -a इंटू s, तो इसे इधर ले जाएगा -u स्क्वायर बराबर -2as, ये माइनस माइनस काट दिया, u स्क्वायर बटा 2a आ गया। ये जो s है आप इसको याद भी रख सकते हो, इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या कहते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, u स्क्वायर बटा 2a है ना, u स्क्वायर बटा 2a स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। ऐसे ही हमसे पूछ सकता है, ऐसे एक इंपॉर्टेंट, ये कुछ रिजल्ट्स है ना जो हमको आगे भी काम आएंगे, हमसे ऐसा पूछ सकता है कि एक समान त्वरण या नियत त्वरण से गतिशील वस्तु, नियत त्वरण से गतिशील वस्तु के लिए औसत वेग क्या होगा, औसत वेग, वाह भाई वाह, औसत वेग कैसे निकालेंगे, मतलब ये चल रही थी, तो औसत वेग क्या हो जाएगा, कैसे, जैसे इसने यहां से गति करना शुरू करी, हमको बोला है प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, बस अब औसत वेग निकाल के बता दो है ना। प्रारंभिक वेग u दिया है, u और v के पदों में हमें यहां पर औसत वेग ज्ञात करके देना है। तो कैसे होगा, कैसे करे ये सवाल, सोचो सर। औसत निकालना है, औसत होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। औसत क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन क्या है, यह सोचते हैं सर, कुल विस्थापन को सोचते हैं, v एवरेज होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय बटा समय। तो अगर मान के चलो मैं यहां से यहां तक विस्थापन लिखना समय t है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं x बटा t, या x होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अरे विस्थापन क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा, तो यहां से t कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर बचेगा, क्या बचेगा, यहां पर बचेगा सर u, t कॉमन आ गया प्लस हाफ at, बटे में t था, ऊपर भी t कॉमन आया, तो t ने t को तो मार दिया। अच्छा सर ये तो आ गया, लेकिन मुझे साथ ही साथ a और t भी नहीं पता, किनके पदों में चाहिए, u और v के पदों में चाहिए। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सर, हो जाएगा u प्लस at बटा 2, या मैं इसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, मुझे पता है पहले समीकरण से v माइनस v बराबर होता है u प्लस at, या v माइनस u को मैं a इंटू t लिख सकता हूँ। आया मजा, इसे उठा चिपका दे और आंसर आ जाएगा तेरा। तो यहां पर सर हम लिख सकते हैं इसे, ये हो जाएगा u प्लस at लिख दिया हमने, v माइनस u बटे में 2, एलसीएम लो 2, तो यहां पर हो जाएगा 2u प्लस v माइनस u बटे में 2, तो 2u माइनस u मतलब u, तो u प्लस v बटे में 2 औसत त्वरण आता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात, ये अगर एक वस्तु गतिशील है ना, अगर एक वस्तु नियत त्वरण से गतिशील है, बच्चों कैसे नियत त्वरण से गतिशील है, तो उसका जो औसत त्वरण आता है वो v प्लस u बटा 2 आता है। क्या आता है, v प्लस u बटा 2 आता है। चलो, तो इसी प्रकार से औसत त्वरण पर, और सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, औसत वेग आता है वो v प्लस u बटा 2 आता है, ठीक है। इसी प्रकार से त्वरण नियत त्वरण पर और सवाल हम करते हैं। अगला सवाल, यदि विरामावस्था से गतिशील, विरामावस्था बोला है मतलब u का मान 0 हो गया है, से गतिशील गति प्रारंभ करने वाली वस्तु छठे सेकंड में 120 सेंटीमीटर दूरी तय करती है, तो त्वरण क्या होगा, छठा सेकंड, आठवां सेकंड, 10वां सेकंड, Sn इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। छोटे छोटे सवाल, Sn बनने वाला 120 सेंटीमीटर, प्रारंभिक वेग 0 हो गया है, हाफ a का मान निकालने का है उनको, ये हो गया 2 इंटू 6 माइनस 1। तो सर ये क्या हो गया, ये हो गया 120 a बटा 2, और यहाँ हो जाएगा 6 में से 1 गया 5 बचा, 6 में से 1 गया 5 बचा, नहीं 12 में से 1 गया 11 बचा, ओहो 11 बचेगा, अरे 12 में से 1 गया 11 बचा, तो इसको कर दो 120 गुणा 2 बटा 11, हमारा आंसर आ चुका है। ये आएगा त्वरण है ना, हम लिख सकते हैं 240 बटा 11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारे त्वरण का मान आ चुका है, क्या चुका है, ये हमारे त्वरण का मान आ चुका है। क्लियर बेटा, चलो ऐसे ही और सवाल कर लेते हैं छोटे छोटे से। हमें बोला है कि एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ होकर 5 सेकंड तक एक समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति करता है, अगले 10 सेकंड तक यह समान वेग से गति करता है। पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना, आसान है, कैसे करेंगे सर। देखो क्या हो रहा है, पहले वो चला बहुत जोश में, मैं चलूंगा बहुत तेज, एक समान त्वरण से कितनी देर चला, 5 सेकंड तक चला, 5 सेकंड, तो इसमें कुछ S1 पूरी तय करी हुई। त्वरण क्या है, ऐसे लिख लिया करो ना फोटो बना के, त्वरण क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो S1 क्या आएगा, S1 आएगा सर विरामावस्था से प्रारंभ कर रहा है, तो u का मान 0 हो गया, S1 आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पहला केस लिखा होगा, मैं दूसरा आगे नहीं पता क्या करना है, लेकिन तब पता है, तो 0 इंटू t प्लस हाफ इंटू त्वरण होगा 10 इंटू 5 का वर्ग, तो 125 मीटर, ये होगा S1, मतलब पहले 5 सेकंड में 125 मीटर दूरी तय कर ली। अब क्या करने का तुमको, अब लिखेगा अगले 10 सेकंड तक यह समान वेग से चला, तो दूरी कितनी हुई, तो अगले 10 सेकंड तक, मतलब यहां से यहां तक 10 सेकंड तक ये दूरी S2 बोल देते हैं। तो यह अगर एक समान वेग से चला, तो ये v वेग से चल रहा था, v वेग से गति कर रहा था, तो S2 क्या आ जाएगा सर, S2 एक समान वेग हमको पता है, अरे यार ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। S2 हो जाएगा वेग इनटू समय, ये आ गया वेग का मान, ओहो वेग का मान तो पता ही नहीं, यहां पर वेग कितना है पता ही नहीं है, यहां से चलना शुरू करा, कुछ वेग आया उसी वेग से आगे चल रहा, तो वेग निकाल सकते हैं,
हाँ सर वेग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? यहाँ पर पहली स्थिति में ही देखो मैं, तो यहाँ का अंतिम वेग पता कर लूं तो वही वेग से आगे चल रहा है वो, तो v बराबर u प्लस at। क्यों? क्योंकि वेग दिया, वेग निकालना है, समय पता है और दूरी तो निकाली, दूरी का इस्तेमाल क्यों कर दिया? चाहो तो कर सकते हो, कोई दूसरा समीकरण लगा लो और मुश्किल कर लो, लेकिन त्वरण भी हमें पता है। ये u प्लस 10 इंटू 5 सेकंड है, मिल गया 50 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। कितना चल रहा है? 50 से। तो एक बार उठा जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू समय मतलब 10 सेकंड तक चला है। 10 सेकंड बोलेगा, हाँ 10 सेकंड बोलेगा, 10 सेकंड चलेगा, तो हो गया 10 मतलब 500 मीटर। मतलब जो S2 है वो हो गया 500 मीटर, S1 है 125, तो S1 प्लस S2 कुल दूरी होगी 125 प्लस 500, मतलब ये हो जाएगा 625 मीटर। क्या हो जाएगा? 625 मीटर, 5 नहीं 2 आएगा। अरे जोड़ कर देख लो रे बाबा, यही जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुल दूरी निकाल ली 625, मतलब चौथा हमारा सही आंसर होगा। तो यार बेटा आसान तरीके से हमने एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल हल कर दिया। आगे बढ़ते और भी सवाल करते हैं। हमें बोला कि यदि 72 किलोमीटर प्रति घंटे से गति करती हुई एक रेलगाड़ी 200 मीटर दूर में विरामावस्था में लाई जाती है तो इसका मंदन क्या होगा? देखो देखो देखो, क्या देखेंगे सर इसमें? स्टॉपिंग डिस्टेंस विरामावस्था में आ रही है, हमने इसका राइट फॉर्मूला लिखा था। पहले ये देखो 72 मतलब कितना होगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कितना हो गया? 72 इंटू 5/18, 72 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा सर 18 इंटू 4 हो गया 72, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी। अरे क्यों? क्योंकि सब मीटर पर सेकंड में है, मीटर में है, तो किलोमीटर में कैसे कर लोगे? है ना, 1 मीटर को हमारे हाथ एक चोरी गड़बड़ हुई थी पीछे। क्या काम है पीछे एकदम दिमाग में आया। यूनिट का खेल तो पीछे भी खेला था हमने, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में था। अरे पीछे भी 1 मीटर सॉल्व करना था, सेंटीमीटर प्रति सेकंड को आंसर आएगा, क्योंकि यूनिट का खेला हमने अभी भी खेला था। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड कन्वर्ट 20 आ जाएगा। तो अब क्या है सर? स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब s का मान पाया आपने u स्क्वायर बटा 2a, तो यही मंदन होता है भैया। तो यहाँ पर s कितना है? कितनी दूरी तय कर रहा है भैया? 200 मीटर का है, और यहाँ पे u का मान क्या है? यह होगा भैया 20 का वर्ग बटा 2 इंटू a, तो a का मान निकालो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाओ, खुश हो जाओ, यही करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सो ये आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा u 20 का वर्ग 20 सॉरी 200 का 200 बराबर 20 गुना 20 बटा 2 इंटू a। तो देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, सब कट गया। तो यहाँ से a का मान क्या आ गया? a का मान आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड। ये मेरा सही जवाब है। क्लियर है कहानी? 200 मीटर था, 200 मीटर था, तो उसके हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और। बोला है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिशील कार को ब्रेक लगाकर न्यूनतम 2 मीटर में रोका जा सकता है। वही कार अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो न्यूनतम कितनी दूरी में रोकी जाएगी? उसी प्रकार का सवाल फिर से ये दूरी वाला है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला काफी बार सवाल आते हैं। तो एस लिखते हैं हम u स्क्वायर बटा 2a। देखो पहली स्थिति में हमें दूरी दी गई है ना, तो यहाँ पर चाल दोनों की दी है और बोला है वही कार। क्या बोला है कि वहां पर यही यदि वही कार मतलब दोनों स्थितियों में मंदन समान होगा, या एक मान गाड़ी वही है तो ब्रेक तो वही लगेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, कैसे लूंगा? S1 बराबर u1 का स्क्वायर बटा 2a पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति है S2 बराबर u2 का स्क्वायर बटा 2a। मैं दोनों को भाग दे दिया, तो ये हो जाएगा S1 बटा S2 बराबर u1 बटा u2 का वर्ग। ठीक है, क्यों चालाकी कर रहा हूं मैं इतनी? क्योंकि उसमें एक ऐसे जब भी नीट में 90% सवाल ऐसे ही होंगे, अनुपात वाले, परसेंटेज वाले, ऐसे छोटे-छोटे, बस दिमाग लगा होता है। यहाँ पे एक दिया दूसरा पूछा हुआ है, तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो एक दिया दूसरा दिया मतलब कि मैं अनुपात से काम चला सकता हूं। तो मुझे पहली स्थिति दी गई है, S1 दिया हुआ है मुझे 2 मीटर चला, और यहाँ पर u1 जब उसका प्रारंभिक वेग था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 मुझे दिया हुआ है, नहीं S2 मुझे निकालना है, 1 मिनट हट रहा हूं बेटा, और u2 मुझे दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो चालाकी ही करूंगा मैं। यहाँ पर S1 दिया है 2, S2 मुझे निकालने का है, u1 कितना दिया है? u1 बताओ कितना दिया है? u1 कितना दिया हुआ है? u1 दिया हुआ मुझे 40, u2 कितना है? 80। ये हो गया 2, तो यहाँ पर हो गया 2 बटा S2 बराबर 1 बटा 2 का वर्ग मतलब 1 बटा 4 हो गया। यहाँ से S2 का मान कितना आ गया? ये हो गया 8 मीटर। अब आगे लोगों को तो संपत्ति नहीं पड़ा, मैं क्या बीच में चालाकी कर दी? कहीं हमें खतरनाक वाली चालाकी। सोचो, मैंने यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदला इजनी, और मैंने सॉल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटा अनुपात था, है ना। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट भी कर लेता तो क्या करता? 5 बटा 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, 5 बटा 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, डिवाइड किया तो 5 बटा 18 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब भी अनुपात वाले सवाल कर रहे हैं ना, यहाँ पे अनुपात वाले सवाल करें जिनमें भी अनुपात ना पड़े तो यूनिट का कोई चक्कर नहीं था, अनुपात यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, बस समान होगी। किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ किलोमीटर होता है, मीटर प्रति सेकंड तो उलझ जाते हैं, लेकिन दोनों के यूनिट समान होगी, दोनों डिवाइड किया तो किलोमीटर प्रति घंटा सीख लिया। आया मजा। चलो भैया एक और सवाल करते हैं, है ना। एआईपीएमटी 2007 का सवाल। हमें बोला है कि एक विराम अवस्था से आरंभ करता है गति, और बोला है कि 4 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। विराम अवस्था से तीसरे सेकंड में यह कितनी दूरी चलेगा? ओहो हुआ गाइस, है ना। क्या बोला है? u का मान क्या है भैया? 0 है। त्वरण का मान कितना है? 4 बटा 3 है। हमसे तीसरे सेकंड बात मतलब s3 u प्लस हाफ a 2n - 1। तो s3 क्या होगा? s3 तो निकालना है, u तो 0 हो गया। हाफ इंटू त्वरण कितना है? 4 बटा 3 इंटू कौन सा सेकंड? छठा सेकंड नहीं, तीसरा सेकंड। तो यार 2 इंटू 3 माइनस 1, तो सही हो गया हाफ इंटू 4 बटा 3 गुणा 3 गुणा 2 6 में से गया 5, इसको काट तो हो गया 2, मतलब हो गया 10 बटा 3 मीटर। एक और आसान सा सवाल बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने कर दिया। तैयार है कहानी? चलो बेटा आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। एक लास्ट सवाल करवा रहा हूं, फिर 2-3 सवाल दूंगा आपको क्विज के रूप में ना। एक और इंपॉर्टेंट सी कंडीशन, जैसे हमने कंडीशन करी वैसे कंडीशन डिराइव करवाना चाह रहा हूं मैं आपको ना। 2 से 4 मिनट का समय लगेगा, डेरिवेशन करते हैं, फिर हम क्विज के रूप में सवाल करेंगे। मान लो आपको क्या हो सकता है कि वही वाली कंडीशन मिलेगा, एक समान त्वरण, नियत त्वरण से गतिशील वस्तु u प्रारंभिक वेग और v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग v अंतिम वेग। आपको ये बताना है कुल दूरी के मध्य बिंदु पर वेग। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो, इसलिए मैं अभी 2 मिनट में ड्राइव करवा देता हूं आपको। कुल दूरी के मध्य बिंदु पर वेग, इसका मान जो आता है इसे v मिड भी कह सकते हैं, है ना। √v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बटा 2 होता है। क्या भावनाएं हैं मेरी? ध्यान से सुनो। मान के चलो कि यहां पर ये अपनी गाड़ी लेकर चला, मैंने देखा व्यू देख रहा, जब तक मैंने देखा तब तक वेग v था।
अब मध्य बिंदु से कभी ना कभी निकल रहा होगा, मतलब s/2 पर वेग ज्ञात करना। पूरी दूरी अगर s है तो s/2 पर मुझे वेग ज्ञात करना है, कितना होगा, ऐसे v मिनट बोला मैंने। जैसे रॉकेट साइंस में इसको करना आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो बेटा, एक बार मैंने बोला कि अगर मुझे वेग ज्ञात करना है, क्या मुझे समय दिया है, क्या मुझे समय पूछा है, नहीं, मैं गति का तीसरा समीकरण 2 बार लगा दूंगा, हल आ जाएगा। तो यहां पर क्या करना है बेटा, हमें देखो कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि सर यहां पर प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, तो मैं लिख सकता हूं v² = u² + 2ax। ये मैंने यहां से यहां तक लिख दिया, समझा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सर v² - u² बटा 2, ये a × s हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बना लिया मैंने। अब अगर मैं मध्य बिंदु तक की बात करूं, मध्य बिंदु तक की बात करूं, ये क्या था, ऊपर वाला था कुल दूरी के लिए था, कुल दूरी के लिए लगाया था तीसरा समीकरण, ये कुल दूरी के लिए लगाया हमने, और ये मध्य बिंदु तक लगा हमने। तो क्या लिखूंगा मैं यहां तक, यहां पे देखो इसके लिए लिख रहा हूं। तो जैसे फाइनल अब यहां पर v मिनट हो गया, तो v मिनट का वर्ग बराबर हो जाएगा u² + 2as बटा 2। क्यों, क्योंकि मैंने इतनी की बात करी, इतनी की ही बात करी, तो अंतिम मेरे लिए v मिनट हो गई, यहां तक की बात करी मैं। तो क्या हो जाएगा यहां से, v मिनट का वर्ग जो होगा वो बराबर होगा u² + s कर दिया, और as का मान इसलिए मैंने निकाल लिया था, तो ये हो गया v² - u² बटा 2। हम थोड़ा चालाक, मुझे पता रहता है ना क्या करना है, दो बातें मेरे शायद याद हो जाएगा। तो यहां से हम सॉल्व करें बेटा, तो एलसीएम आ जाएगा फिर से 2, ये हो जाएगा 2u² + v² - u²। तो 2u² - u² बनकर बन जाएगा u², एक v तो है ही, बटे में 2, ये v मिनट का स्क्वायर आ जाएगा। ये सीधे v मिनट का स्क्वायर, मतलब वर्गमूल ले लूंगा ना, सीधे बहुत बार हमसे पूछा गया है कि बताओ भैया एक गेंद है, उसका विराम, उसको विरामावस्था से गति का प्रारंभ करवाई, मध्य बिंदु पर वेग बताओ। तो मध्य बिंदु पर वेग v है ना, v² + u² बटा 2 से निकाल सकते हैं ना। तो मध्य बिंदु पर वेग, माध्य बिंदु भी बोल सकते हैं इसे। तो इस पर वेग जो होगा वो v² + u² बटा 2 होगा। चलो भैया, क्विज के रूप में 2 से 3 सवाल, जल्दी से उनका जवाब दो, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। पहला सवाल आपके सामने आसान सा 10 सेकंड का सवाल। यदि एक वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है तो नियत त्वरण के साथ इसको निश्चित दूरी तय करने में लगा समय। देखो क्या करेंगे, विस्थापन के वर्गमूल पर वेग क्रमानुपाती, विस्थापन के वेग क्रमानुपाती, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती, विस्थापन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। तो क्या होगा सर, वर्गमूल, हाँ 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 हाँ, समय जो है वो क्या होगा, तो x जो है वो समानुपाती है t², x जो है वो समानुपाती है t² के। तो यहां पर निश्चित दूरी तय करने में लगा समय, तो समय जो होगा वो वर्गमूल हो जाएगा x के। तो क्या लिख सकते हैं, विस्थापन के वर्गमूल के वेग क्रमानुपाती। हाँ बिल्कुल सही बात, वेग क्रमानुपाती होगा क्या, नहीं 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 सर, ये तो समानुपाती है। विस्थापन के, नहीं, विस्थापन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होगा। क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x। अच्छा, आगे समझते हैं अगला एक और सवाल, जल्दी से इसका जवाब दो, आसान सा सवाल। यदि एक कार है ना, हो गया, चलो भैया आसान सा 10 सेकंड का सवाल। यदि एक कार 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तक एक समान रूप से त्वरित होती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, आसान तो है, दूरी बतानी है तुम्हें। कैसे करेंगे सर, यहां पर लिख सकते हैं s = ut + ½ at²। अब यहां पे हमें प्रारंभिक वेग तो 0 दिया हुआ है, तो प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है, तो s क्या है, s निकालने का है सर, u तो 0 हो गया है, तो ½ × त्वरण, त्वरण कितना है सर, त्वरण तो दिया ही नहीं है। अच्छा, तो t दिया है क्या, हाँ t दिया है, त्वरण कहां से लेकर आए, ओहो तुरंत कैसे करें, तो सर यहां पर हम गति का तीसरा समीकरण लगा ले क्या, नहीं उसमें भी तुरंत लगेगा, सबसे पहले तुरंत निकालो। तुरंत कैसे निकाल सकते हैं, a = v - u बटा t से, या a v = u + at से, है ना। तो यहां पर अंतिम वेग मुझे पता है कितना करना है, 144 लोग, इसमें भी गड़बड़ है, 144 × 5 बटा 18 करो ताकि मीटर प्रति सेकंड में आ जाए v का मान, वरना कैसे कर पाओगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा यहां पर 8, है ना, यहां पर हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, अरे 18 × 8 कर बालक, 18 × 8 कर, तो ये हो जाएगा 5 × 8 मतलब 40 मीटर प्रति सेकंड, मतलब अंतिम वेग जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मैं यहां पर रखूंगा तो 40 बटा t का मान कितना है, t का मान है 20 सेकंड, तो यहां पे त्वरण जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। तो एक बार मान उठा के रखो, अब आएगा सर s = ½ × त्वरण हम निकाल लिया 2 और समय है 20, तो यहां पर हो जाएगा 20 का वर्ग, 2 ने 2 को मार दिया, ये हो गया 400 मीटर। क्लियर है बेटा, चलो आखिरी सवाल को इसका जल्दी से इसका जवाब दे दो, एकदम वैसा ही जैसा हमने करा दी, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा सवाल था जैसा अभी मैंने करवाया, बस डाटा चेंज है, अब सबसे बनना चाहिए। चलो टाइम अप एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है बेटा, वही सब कुछ करना है ना, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए क्विज में ताकि अगर एक ना बने तो दूसरा 100% सबसे बन जाए। यहां पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसको मीटर प्रति सेकंड में लिया, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो यहां पर ये हमारा v हो जाएगा, क्यों विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा था, ये तो 0 ही, तो 5/18 से गुणा करा बेटा, तो हो गया 4 मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड। अब दूरी निकालना है, तो फिर से त्वरण ज्ञात करना होगा, क्योंकि दूरी लिखेंगे u + ½ at², एग्जैक्ट वैसा का वैसा सवाल, बस डाटा चेंज। तो यहाँ पे u क्या है, 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, तो ½ × त्वरण क्या है, त्वरण नहीं पता तो निकाल लो भैया, समय कितना है सर 10, तो 10 का वर्ग। अब त्वरण निकाल के लिया आपने, त्वरण कैसे निकालेंगे, फिर से वही करेंगे गुरुजी, v = u + at, या त्वरण लिख सकता हूं मैं v - u बटा t। अंतिम वेग 20, प्रारंभिक वेग 0, समय लगा 10 सेकंड, तो आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उठा के रख दो। तो यहाँ पर हो जाएगा सर ½ × सर हमेशा 2 ही आता है क्या, अरे हमेशा 2 नहीं आता, सवाल के अनुसार होता है, तो आपने पीछे भी कहा था 2 आया था, हाँ भाई बहुत इंटेलिजेंट हो गए तुम। ये हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। इस हिसाब से हम आसान से कुछ बढ़िया से छोटे मोटे सवाल कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने गति के समीकरण पे बहुत बढ़िया तरीके से चर्चा करी, बहुत सारे उदाहरण करे। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात हमने देखी कि x समानुपाती हो t² के, v समानुपाती हो t के, और a नियत होता है, तो यह नियत त्वरण की कंडीशन होती है, या v समानुपाती होगा √x के। और गति का समीकरण v = u + at, s = u + ½ at²,
v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, और sn इक्वल्स टू u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। तो यह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में सर, अगली क्लास में हम गुरुत्व की अधीन गति की बात करेंगे। सर गुरुत्व की अधीन गति क्या है? वास्तविकता में बेटा गुरुत्व की अधीन गति जो है वह भी नियत त्वरण की ही कहानी है, उसमें भी यही गति के समीकरण उपयोग होंगे। इसलिए हमने बहुत सारे आज कर लिया एग्जांपल, इसके ही और बहुत सारे एग्जांपल जो बचे थे वो अगली क्लास में गुरुत्व की अधीन गति में सब कुछ कवर आउट हो जाएंगे, है ना। एग्जैक्ट ऐसी बातें होंगी और बहुत सारे बड़े एग्जांपल्स कवर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, हर बार होमवर्क आपको ऐप में ही मिल जाएगा और अगली क्लास में गुरुत्व की अधीन गति पर चर्चा, जितना पाया रिवाइज कर लेना।